तारीख थी 5 जून 2025। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की पुलिस को खबर मिलती है कि पास के जंगल के पास एक गहरी खाई में किसी व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहली नजर में लगता है कि शायद ये कोई सड़क हादसे का मामला है, कोई व्यक्ति बाइक से या कार से गिर गया होगा। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। रिपोर्ट में बताया गया कि शव पर करीब 18 जगह गहरे जख्म के निशान थे। सीने की हड्डियां और पसलियां चकनाचूर थीं। आंतरिक अंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त थे और शरीर का सारा खून बह चुका था। अब यह साफ था, मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल था, यह मरा हुआ व्यक्ति कौन है? पुलिस पहचान के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन शुरू में कोई सुराग नहीं मिलता। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी लाश की पहचान नहीं हो पाती। इसी बीच दो महिलाएं पुलिस थाने पहुंचती हैं और दोनों दावा करती हैं कि शव उनका पति है। मगर सबूतों के आधार पर किसी के दावे की पुष्टि नहीं हो पाती। फिर पुलिस मीडिया और अखबारों में शव के हुलिये और कपड़ों की जानकारी प्रकाशित करती है। यही खबर जबलपुर से लगभग 400 किलोमीटर दूर भोपाल में रहने वाले राजीव वर्मा नाम के व्यक्ति की नजर में आती है। राजीव पहचानते हैं कि ये लाश शायद उनके भाई सुमित वर्मा की हो सकती है। राजीव बताते हैं कि सुमित कुछ महीनों से परिवार से अलग रह रहा था और जबलपुर में अपना कारोबार कर रहा था। हालांकि दोनों भाइयों के बीच फोन पर कभी-कभी बात हो जाती थी, मगर इस बार कई दिनों से कोई संपर्क नहीं हुआ था। जब राजीव ने सुमित की पत्नी नेहा चौहान से पूछा, तो उसने कहा कि वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। राजीव को शक हुआ और वो सीधे जबलपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने 17 जून को अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई और नेहा पर शक जताया। जांच के दौरान पुलिस पुष्टि करती है कि 5 जून को मिली लाश वास्तव में सुमित वर्मा की ही है। सुमित मूल रूप से भोपाल के रहने वाले थे। उनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, कई घर और जमीनें थीं और उनका कारोबार भी ठीक चल रहा था। उनकी शादी आशा नाम की लड़की से हुई थी और एक बेटा भी था, आर्यन। मगर कुछ सालों बाद दोनों में मतभेद होने लगे और सुमित घर छोड़कर जबलपुर चले गए। जबलपुर में ही उनकी मुलाकात हुई नेहा चौहान नाम की युवती से, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। सुमित की उम्र नेहा से लगभग 20 साल ज्यादा थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार हो गया और जल्द ही दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। 2011 में उन्होंने चुपचाप शादी भी कर ली। कुछ सालों तक दोनों की जिंदगी ठीक चलती रही। नेहा ने घर के ग्राउंड फ्लोर पर फिजियोथेरेपी सेंटर खोला और ऊपर ब्यूटी पार्लर। इन दोनों से उसे अच्छी आमदनी होने लगी। सुमित का बिजनेस भी ठीक था। मगर फिर सुमित को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। वो कई लोगों से कर्ज ले बैठा। 18 लाख का चेक बाउंस हुआ और कोर्ट ने उसे 6 महीने जेल की सजा दी। नेहा ने पुलिस को बताया कि सुमित लगातार कर्जदारों से परेशान था, इसलिए वो फोन छोड़कर चुपचाप कहीं चला गया था। पुलिस को यह कहानी ठीक लगी, लेकिन पूरी नहीं। पुलिस ने नेहा की गतिविधियों पर नजर रखी। तभी जांच में पता चला कि सुमित की एसयूवी नोएडा की एक पार्किंग में लावारिस मिली है। सवाल उठा, शव जबलपुर के पास मिला और कार नोएडा में क्यों? सीसीटीवी फुटेज देखी गई। कार में ड्राइविंग सीट पर एक आदमी और उसके बगल में नेहा चौहान दिखाई दी। यानी नेहा झूठ बोल रही थी कि वो जबलपुर में थी। पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन निकाली तो पिछले दिनों उसकी लोकेशन कई बार उत्तराखंड और नोएडा की निकली। साथ ही एक नंबर बार बार ट्रेस हुआ, अरुण ठाकुर नाम के व्यक्ति का। अरुण की लोकेशन कई बार नेहा के साथ मैच हुई थी। यहीं से पुलिस को शक गहराया। डेड बॉडी की जेब से मिली एक पर्ची में हरिद्वार के एक गेस्ट हाउस का नाम था। उसकी फुटेज देखने पर सामने आया कि 26 मई को उसी गेस्ट हाउस में सुमित रुका था और उसी दिन नेहा और अरुण भी वहीं के दूसरे कमरे में ठहरे थे। अब सारा खेल साफ होता जा रहा था। पुलिस ने नेहा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो उसने वही पुरानी कहानी दोहराई, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों की एक एक परत उसके सामने खोली तो नेहा टूट गई और सब कुछ कबूल कर लिया। नेहा ने बताया कि सुमित घर बेचना चाहता था क्योंकि उस पर बहुत कर्ज था। घर की कीमत करीब 3 करोड़ थी। नेहा किसी भी कीमत पर यह घर बेचना नहीं चाहती थी। इसी झगड़े के बीच उसकी जिंदगी में आया अरुण ठाकुर, जो पहले उसका मरीज था। इलाज के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्यार में बदल गया।
नेहा ने अरुण से कहा कि अगर सुमित मेरे रास्ते से हट गया तो ये घर हमारा होगा। उसके मरने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वो अरुण को 1 लाख रुपए देने का वादा भी करती है। 31 मई को नेहा ने सुमित से कहा कि अरुण ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है, चलो तुम्हें भी बुलाया है। सुमित मान गया। तीनों ने साथ खाना खाया, फिर शराब पी। सुमित को जानबूझकर बहुत ज्यादा शराब पिलाई गई। जब वो बेहोश हुआ तो अरुण ने घर के अंदर रखा लोहे का फावड़ा उठाया और सुमित की छाती पर जोर से वार किया। नेहा उस वक्त सुमित के पैर पकड़े रही। कई वार करने के बाद सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। फिर दोनों ने शव को एसयूवी में रखा और 2 दिन तक जगह तलाश करते रहे जहां लाश फेंकी जा सके। अंत में उन्होंने शव को जबलपुर के पास जंगल में गहरी खाई में फेंक दिया और एसयूवी को नोएडा की एक पार्किंग में छोड़ दिया। पुलिस ने सबूतों और कबूलनामे के आधार पर नेहा चौहान और अरुण ठाकुर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और अदालत में मामला चल रहा है। सवाल यह भी उठा कि सुमित के 3 करोड़ के बंगले और प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो कानूनी तौर पर सुमित ने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था और नेहा से शादी की कोई रजिस्ट्री भी नहीं करवाई थी। इसलिए अदालत के अनुसार उसकी संपत्ति पर हक पहली पत्नी और बेटे का आर्यन का बनता है। फिलहाल पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और जल्द ही अदालत में सुनवाई शुरू होगी। अब देखना यह है कि इस जघन्य अपराध के लिए नेहा चौहान और अरुण ठाकुर को कितनी सजा मिलती है। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल साइलेंट हॉरर आरके को सब्सक्राइब करें ताकि अगली सच्ची घटना पर आधारित कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।